हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आशा करता हूँ आपको आपकी स्कूल लेक्चरर मैथमेटिक्स की काफ़ी अच्छी तैयारी चल रही होगी। ठीक है, तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस के बहुत अच्छी सीरीज़ कराई थी। ठीक है, तो इसी सीरीज़ में से फ्रेंड्स बस एक आखिरी टॉपिक रहता है, गॉस एलिमिनेशन मेथड और गॉस सीडल मेथड। आज हम उसे निपटाते हैं, ठीक है, ख़त्म करते हैं और फिर आप आगे से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ग्रुप थ्योरी। ठीक है, तो गॉस एलिमिनेशन मेथड में होता क्या है, आपको सिस्टमेटिक गॉस एलिमिनेशन मेथड एक सिस्टमेटिक एल्गोरिथम में यूज़ करते हैं। ठीक है, आप सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के। ठीक है, जिसमें आपको क्या करना होता है, मैट्रिसेस को जो भी आपकी इक्वेशन दी होती है ना, एक इक्वल्स टू बी को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं, उसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में तोड़ते हैं। ठीक है, ब्रेक करते हैं। अपर ट्रायंगुलर का मतलब क्या है कि डायगोनल्स के नीचे के सारे एलिमेंट्स को आपको क्या बनाना है, जीरो बनाना है। ठीक है, फिर बैक स्टेप मेथड से सबसे पहले नीचे वाली वैल्यूज़ के लिए निकालते हैं, फिर यहाँ से एक्स वाई निकालते हैं और फिर एक्स निकालते हैं। हिसाब से आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, कुल मिला के आपको हमेशा रो ऑपरेशन अप्लाई करना है। इसमें याद रखना है, एमसीक्यू में बन सकता है। गॉस एलिमिनेशन मेथड में हमेशा रो ऑपरेशन अप्लाई होता है टू क्रिएट द जीरो बिलोंग द मेन डायगोनल्स और ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स, और इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में करते हैं। और फिर इसे बैक स्टेप्स है, बैक सब्स्टिट्यूशन है। बैक सब्स्टिट्यूशन का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। माना है आपने जो भी मैट्रिसेस थी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपको बनानी आती होगी, राइट हैंड साइड के एलिमेंट आते हैं, तो इस तरह से आपने मैट्रिक्स बना दी कुछ भी करके। ठीक है, 4 कुछ भी एलिमेंट आ गया यहाँ पे। ठीक है, 0 0 यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पर आपका 6 आ गया। ठीक है, तो ये आपकी क्या कोई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई। यहाँ से आप इक्वेशन बनाएंगे, x प्लस 2y, वेरिएबल आपके एक्स वाई जेड होते हैं ना, 3z इक्वल्स टू 1, 5y प्लस 4z इक्वल्स टू 2 और 3z इक्वल्स टू 6 हो गया। यहाँ से z की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो बैक स्टेप का मतलब यही है कि आप पहले यहाँ से z निकालेंगे, z को यहाँ रखेंगे तो y आ जाएगा, y को और x z को यहाँ रखेंगे तो x आ जाएगा। तो इस हिसाब से आपका एक्स वाई जेड का जो आ जाएगा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये गॉस एलिमिनेशन मेथड होता है। ठीक है, तो सिंपल इसका अगर सवाल आएगा तो आप ऐसे करना भी मत। ठीक है, सीधा हिट एंड ट्राई लगाना, जो सेटिस्फाई कर जाएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे बहुत कम चांस है कि गॉस एलिमिनेशन मेथड से सवाल है, फिर भी आप इसे प्रिपेयर कर लेना, खुद से सिंपल है। ठीक है, तो नेक्स्ट आप मेथड आपको पढ़ना है गॉस सीडल मेथड। गॉस सीडल मेथड में आपको कुछ ना, आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक्स इक्वल्स टू बी आपको दिया होगा और आपको इनिशियल गैस दे रखा होगा वेक्टर। ठीक है, अगर इनिशियल गैस नहीं दिया होता तो आपको एक्स वाई और जेड तीनों को जीरो ले देना है। ठीक है, यहाँ पर एक्स वन वाई वन जेड वन में मैं एक्स वाई जेड की फॉर्म में निकाल रहा हूँ, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड की फॉर्म में आएगा तो आप एक्स जो आपकी इक्वेशन दी होगी ना, इस प्रकार से कुछ भी दिया हो, मान लो मैं ऐसे ही रफली लिख रहा हूँ, ऐसे करके 1 एक्स वाई जेड या 3x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 5 या x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 3। तीन इक्वेशन है, पहले इक्वेशन से आप x की वैल्यू y की फॉर्म में निकाल दो, y माइनस 1 माइनस वाई माइनस जेड, एक्स के बदले 0, y के बदले 0, मतलब y और z के बदले 0 रख के x की जो वैल्यू आ जाएगी उसे x1 बोल देंगे। ठीक है, तो जब आप सेकेंड इक्वेशन निकालोगे ना, y की वैल्यू जब आप डालोगे तो y की वैल्यू एक्स वाई की फॉर्म में z 5 माइनस 3x माइनस का z आ जाएगी। तो जो आपकी x की वैल्यू निकली है ना, यहाँ से कुछ भी निकली है, x की वैल्यू जैसे यहाँ पर आपकी 1 निकल गई। ठीक है, तो 1 डाल देंगे, तो नई वैल्यू को आपको सेकंड उसमें डाल देना y की। ठीक है, सिमिलरली आप z की वैल्यू निकालोगे तो आपके x और y की जो वैल्यू आएगी ना, उसको आप z की वैल्यू में डाल देना, तो आपका z आ जाएगा। 3 प्लस एक्स प्लस वाई आ गया ना, तो एक्स वाई की वैल्यू निकालोगे तो आपका x1 y1 z1 आपकी फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन आ जाएगी। सिमिलरली आप सेकंड अप्रॉक्सीमेशन निकालोगे, जब तक रूट रिपीटेड नहीं होंगे x1 y1 z1 की, तब तक सॉल्यूशन नहीं आता। ठीक है, वैसे ज़्यादातर जो सवाल में पेपर में जो सवाल बनेगा उस पर सिर्फ आपको फर्स्ट या सेकंड अप्रॉक्सीमेशन तक पूछता है, ज़्यादातर फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन तक ही पूछता है। ठीक है, तो इसके सवाल करेंगे, लेकिन इसके ज़्यादा सवाल आज मुझे मिले नहीं। ठीक है, कि मैंने बहुत किताबें जान मारी लेकिन कहीं मिला नहीं इसका। एमसीक्यूज़ थोड़ा कम ही आता है एग्जाम में ना। ठीक है, गॉस सीडल मेथड जो को भी इटरेटिव मेथड जो है वो ज़्यादा क्वेश्चंस थे, तो उसके ये हमारे सिलेबस में है नहीं। तो गॉस सीडल के जितने सवाल मेरे को मिले मैंने उतने आपके इस वीडियो में डाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। गॉस सीडल मेथड के हेल्प से आपको फर्स्ट इटरेशन में फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड, जैसे फर्स्ट इटरेशन यूज़ करनी है और जेड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसमें आपको इनिशियल गैस ने दिया है तो आप एक्स को भी 0 रखेंगे, वाई को भी 0 रखेंगे, जेड को भी 0 रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आपका पहले इक्वेशन एक्स की फॉर्म में निकालोगे तो 27 एक्स इक्वल्स टू जाएगा 85 माइनस 6y प्लस का z। तो x की वैल्यू क्या आएगी आपकी 85 माइनस 6y प्लस z अपॉन 27। y और z को आप 0 रख देंगे यहाँ से, तो x की वैल्यू आ जाएगी 85 अपॉन 27। ठीक है, तो 85 को आप 27 से डिवाइड करोगे तो दोस्तों ये कितना आएगा, 85 है। ठीक है, 3.14। ठीक है, तो जब आप x की वैल्यू निकाल दोगे ना, इसको आप फिर सेकंड उसमें डालोगे। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन क्या है, 15y इक्वल्स टू 72 माइनस 6x
माइनस 2z, तो y की वैल्यू हो जाएगी 72 माइनस 6x माइनस 2z अपॉन 15। तो हम x के बदले क्या डालेंगे 3.14, z के लिए 0 हो जाएगी, तो y इक्वल्स टू 72 माइनस 6 इंटू 3.14, z के लिए 0 तो 0 हो जाएगा अपॉन 15। तो इसकी जो मल्टीप्लाई करोगे y इक्वल्स टू हो जाएगा 72 माइनस 18.84 को आप 15 से डिवाइड करोगे तो कुल मिला के आपका जो रिज़ल्ट आएगा ये आएगा 53.16 को आप 15 से डिवाइड करोगे तो सॉल्व करोगे जो रिज़ल्ट आएगा वो 3.54 आ जाएगा। ठीक है, जब आपका x आ गया y आ गया तो आपको z निकालना है, तो z इज इक्वल्स टू यहाँ से कितना आएगा 110 माइनस एक्स माइनस वाई, तो z 1 ही निकालना था हमें, तो हमारा काम आ जाएगा अपॉन 54 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 110 माइनस एक्स की जो वैल्यू 3.14 है, वाई की जो वैल्यू 3.54 है, अपॉन क्या हो जाएगा ये 54 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 110 माइनस 6.68 बाई 54 हो जाएगा। इसको जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 103.32 को 54, जैसे आप इसे डिवाइड करोगे 91 आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन नंबर डी है आपका आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। इन गाउस एलिमिनेशन मेथड वी हैव टू मेक, जो बनाना होता है इस पर जीरो इन लोअर साइड ऑफ अपर डायमीटर लोअर साइड ऑफ प्रिंसिपल डायमीटर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आंसर होगा। ठीक है, जीरो बनाते हैं अपर जो प्रिंसिपल डायमीटर्स के नीचे के एलिमेंट होते हैं। ठीक है, अपर डायमीटर मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करते हैं, लोअर नहीं बनाते कभी भी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, कंफ्यूज मत हो जाना, बोथ ए एंड बी मत डाल देना, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है गॉस सिडल मेथड इज ऑल्सो टर्म एज अ मेथड ऑफ, गॉस सिडल मेथड को सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट मेथड बोलते हैं, कि वैल्यू को हम डिस्प्लेस करते हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड की जो वैल्यू निकालते हैं ना, तो जो ऐसे एक्स वन की सही वैल्यू आती है तो हम उसे वहाँ डिस्प्लेस कर देते हैं, तो इसीलिए इसको सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट मेथड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। विद द इनिशियल गैस आपको दे रखा है पहले से ही 1 1 1, जीरो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब आपको। उसके बाद आपको वैल्यूज़ फाइंड करनी है कि इनमें से कौन सा आपका फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट के बाद जो आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकालनी है, इस पर सिंपल सवाल है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले आप x1 की जो वैल्यू निकालोगे वो कितना हो जाएगा x1, देखो इक्वेशन बनेगी 5x1 प्लस 2x2 प्लस x3 प्लस x3 इक्वल्स टू 13। ठीक है, तो यहाँ से आप x1 की वैल्यू निकाल दो, x1 की जो वैल्यू आएगी 13 माइनस 2x2 माइनस x3 अपॉन 5 आ जाएगी। सिमिलरली आप x2 की वैल्यू में निकाल दो, x2 ये होगा 5 वाला, तो ये आ जाएगा माइनस का 22। ठीक है, ये x1 होगा तो प्लस का 2x1 और ये माइनस का 2x3 अपॉन में इसमें भी 5 आएगा क्योंकि 5 है। ठीक है, इजीली करना और गलती करने से बचना। ठीक है, तो x3 की जो वैल्यू आएगी यहाँ से ये कितना है 14 है, तो 14 माइनस माइनस प्लस x1 और माइनस का 2x2 अपॉन का 8 हो जाएगा। ठीक है, तो बस आप x1 की वैल्यू निकालोगे तो उसे x2 में डालना, x2 की वैल्यू निकालोगे तो x1 x2 को इसमें डाल देना। ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू जो आपकी है 1 1 1 यही कर लेता हूँ x1 को, तो 13 माइनस x1 के लिए 2 है, x3 भी 1 है। ठीक है, तो बाय 5, तो ये 10/2 मतलब 5 आ जाएगा, तो 5 2 10। ठीक है, तो 2 देखो सारे ऑप्शन में तो हम ऑप्शन डिस्कार्ड नहीं कर पाएंगे अभी x1 की हेल्प से। ठीक है, तो बस x2 निकालते हैं। ठीक है, x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 22, x1 मैंने अभी आपका 2 निकाला तो 2 2 4 हो जाएगा, और x3 आपका 1 ही रहेगा माइनस 2 अपॉन 15, तो ये माइनस का 20/4 मतलब माइनस का 4 आएगा। तो देखो माइनस का 4 आ गया, तो इसने दो ऑप्शन तो डिस्कार्ड कर दिए, या तो आंसर बी होगा या डी होगा। ठीक है, अब x3 निकाल देते हैं, x2 14, x1 मैंने 2 निकाला, x2 देखो -4 प्लस का 8 आ जाएगा अपॉन 8, तो 24/8 आएगा। तो बेटा 8 3 24 होता है, तो सीधा सीधा आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। तो इसी तरह के इजी सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, गॉस सिडल से। ठीक है, अगर आएगा तो एक आधा सवाल ही आएगा इससे। ठीक है, और ऐसा ही आएगा तो आपके लिए बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ये कह रहा है यूज़ द गॉस सिडल मेथड विद द इनिशियल गैस आपको दे रखा है, आपको विद सेकंड अप्रॉक्सीमेशन x1 0 x2 0 और x3 होगा। आपको सॉल्यूशन निकालना है सेकंड अप्रॉक्सीमेशन, मतलब x1 2 तक पहुंचना है, मतलब पहले x1 x2 x3 का फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकालना है, फिर सेकंड अप्रॉक्सीमेशन। सेकंड मुझे कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर 2 पावर लगी हुई। ठीक है,
तो करते हैं इसको, शुरू से करते हैं, ठीक है। तो पहले आप x1 की वैल्यू निकालो। तो x1 की जो वैल्यू आएगी, क्या दे रखी है आपको, 2x1 माइनस 7x2। तो यहाँ से x1 को आप एलिमिनेट करोगे तो 7 प्लस x2 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। और x2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1 प्लस x1 प्लस x3 बाई 2 आ जाएगी, ठीक है। एलिमिनेट कर दिया यहाँ से, ठीक है, इस इक्वेशन से, ठीक है। और x3 की जो वैल्यू है ये आ जाएगी, सिंपल है, 1 प्लस x2 बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो पहली अप्रोक्सीमेशन 7 प्लस x2 आपको गिवन है, x2 आपको गिवन है 2.25। तो 7 प्लस 2.25 बाई 2 करोगे तो ये 9.25 बाई 2 होगा। इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो ये 4.625 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली x2 आएगा 1 प्लस x1 मैंने निकाल रखा है 4.625 प्लस x3 मैंने निकाल रखा है। x3 की जो वैल्यू है वो कितनी है, x3 जो इनिशियल वैल्यू है वो आपको गिवन है 1.625, ठीक है। तो 1.625 बाई 2 करोगे, इसको आप जैसे ही सॉल्व करोगे तो ये जो रिजल्ट आएगा 1 प्लस, ठीक है, 4.625 को 1.625 से ऐड करोगे, 5 5 जा 2 जा 10, 2 जा 4 5 4 6 और 6 12 3, 6.350 हो जाएगा, ठीक है। तो 6.350 अपॉन 2, तो ऐड होगा तो 7.350 बाई 2 बचेगा। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो 3.625 हो जाएगा, ठीक है। अभी हमें x3 भी निकालना है, तो x3 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3.625 अपॉन 2 से ऐड करोगे तो 4.625 अपॉन 2 हो जाएगा। तो सॉल्व करोगे तो 2.3125 आएगा, ठीक है। x3 की वैल्यू आ गई। तो ये x1 1, x2 1 और x3 1, आपको सेकंड अप्रॉक्सीमेशन तक पहुंचना था, क्योंकि 2 लगा हुआ ऊपर, ठीक है। तो चलो करते हैं। तो x1 2 कितना होएगा, 7 प्लस x2 बाई 2, ठीक है। तो 7 x2 मैंने निकाल रखा 4 पॉइंट x2 की जो वैल्यू 3.625 है ना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, x2 की वैल्यू x1 कितना आया था, 4.625 आया था ना, सॉरी x2 का यूज़ करना है हमें। x2 कितना आएगा, 3.625। तो 7 3.625 अपॉन 2 हो जाएगा, ये 10.625 अपॉन 2 बचेगा। तो सॉल्व करके बचेगा 5.3125, ठीक है। तो इस टाइप का देखो कौन सा ऑप्शन है 5.3125 का, देखो x1 की वैल्यू जो ये है, ये इन तीनों में से आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी को मैंने डिस्कार्ड कर लिया। सिमिलरली x2 निकालेंगे तो x2 की जो वैल्यू 1 प्लस x1 प्लस x3 बाई 2 है। ध्यान देना x1 बेटा, x1 की वैल्यू मैंने याली यूज़ करनी है, ठीक है। x1 की वैल्यू आ जाएगा 5.3125 प्लस x3 जो है ओल्ड वाली यूज़ होगी 2.3125 अपॉन 2, ठीक है। तो इसको जैसे ही आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 5 to 8.925 बाई 2। जैसे आप इसे टीज से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 4.3125। तो देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है 4.3125 वाला, ठीक है। ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो बाकी तीनों ऑप्शन ही डिस्कार्ड हो गए। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका आंसर होगा। इसी की तरह से आप x3 को इजीली निकाल सकते हैं। x3 के वैल्यू पे x2 का आप 4.3125 बाई 2 करोगे तो ये लगभग 2.6563 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप सेल्फ भी कर सकते हो, लेकिन पेपर में तो हमें टाइम बचाना, हम x3 की तरफ देखेंगे भी नहीं। चुपके से अगर 4.3125 ने बाकी सारे ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दिया है तो हम इसको टिक रख कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही था फ्रेंड्स के पास डिटेल, और इसके क्वेश्चन जो है एग्जामों में आते नहीं हैं, ठीक है। मैंने बहुत पेपर निकाले, बहुत यूपीएससी के पेपर भी देखे, तो कहीं मुझे दिखा ही नहीं है, और एग्ज़ाम भी देखे तो नहीं मिला मुझे इतने, क्योंकि थोड़ा एक तो एक क्वेश्चन लेंदी होते हैं, ठीक है। तो इजीली अगर आप कर सकते हो तो ही इस पर हाथ डालना, वरना अगर इसे आप छोड़ना है तो छोड़ भी सकते हो, ठीक है। गॉस रिजल्ट क्वेश्चन अगर लॉन्ग आ गए आपके, ठीक है। वैसे अगर सिंगल अप्रोक्सीमेशन वाला है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, इस तरह का आ गया, या ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन था इस तरह का आ गया, तो आप इजीली कर सकते हो उसे, ठीक है। तो आपको तरीका मैंने सिखा दिया। इसके सवाल मैं और ना अगर आपको कराऊंगा तो प्रैक्टिस सेट है ना, उस पर डलवा दूंगा इसके सवाल, ठीक है। तो अभी के लिए इसी को इतना ही रखते हैं। बाकी मैंने आपको तरीका बता दिया है। गॉस एलिमिनेशन तो आप हिट एंड ट्रायल से पेपर में कर लेना, और उसकी थोड़ा सा थ्योरी आप पढ़ लेना, ठीक है। एक चीज़ याद जरूर रखना, गॉस सीरियल मेथड में ना जो कन्वर्जेंस कब करती है, जब ये
डोमिनेंट होती है, ठीक है। अब डायगनली डोमिनेंट का मतलब ये है इस तरह की मैट्रिक्स हो, इसके जो डायगनल्स के एलिमेंट जो है ना बाकी सारे एलिमेंट से क्या हो, बड़े हों, ठीक है। जैसे ये मैट्रिक्स आपकी डायगनली डायमेंट है, सॉरी डोमिनेंट है, ठीक है। A11 की जो वैल्यू बाकी सबसे क्या है, बड़ी है, 2 से ही बड़ी है, 3 से ही बड़ी है। वैसे A22 की भी बात है, ये है कि वो बाकी 6 और 5 से बड़ी है, सॉरी 0 और 5 से बड़ी है। वैसे ये 3 यहाँ पर 8 है, 8 भी 0 और 2 से बड़ा है। तो अगर ये डायगनली डोमिनेंट है तो जो आपकी जो मैट्रिक्स होती है, जो ये गॉस सीडल मेथड होता है, वो क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है, मतलब आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इसकी, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखना है, इससे भी आपका MCQ बन सकता है। हमेशा डायगनली कन्वर्ज कब करेगी, गॉस सीडल मेथड कन्वर्ज कब करता है, या MCQ बन सकता है गॉस सीडल मेथड कन्वर्ज, ठीक है, कन्वर्ज व्हेन इट इज डायगनली डोमिनेंट, जब वो डायगनली डोमिनेंट होता है। इसको लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। डायगनली डोमिनेंट होता है, डायगनली डोमिनेंट होता है तभी वो कन्वर्जेंट होता है, ठीक है, ठीक है। डायगनली डोमिनेंट होगा तो कन्वर्जेंट होगा, इससे MCQs बन सकता है। तो इस स्टेटमेंट को आप लिख लेना अपने नोट्स में, ठीक है। बाकी ईजी होता है, सिंपल होता है, तरीका मैंने आपको बता दिया। खुद से जैसे क्वेश्चन ट्राई करना अगर आपको मिलेंगे, ठीक है। बाकी दो आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस की तो ये पूरी सीरीज़ जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने निपटा दी है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी प्रिपरेशन करना। मुझे लगता नहीं कि इससे बाहर कुछ जाएगा, ठीक है। अगर जाएगा तो मैं अभी आपको प्रैक्टिस सेट पे भी और क्वेश्चंस डाल दूंगा, ठीक है। तो मेन जो आपका जो न्यूमेरिकल एनालिसिस पे टॉपिक है वो है आपका न्यूटन रैप्सन मेथड। आप इसको तैयार करो, और जो रिलेशंस होते हैं ऑपरेटर्स के, एक वो टॉपिक्स इजीली तैयार कर लेना, वो उससे बनने का क्वेश्चन। और न्यूटन रैप्सन से 100% बनेगा। बाकी कन्वर्जेंस पूछ सकता है, ठीक है। बाकी तो इस पर ऐसा कुछ है नहीं। और इंटरपोलेशन में लग्रांजे का जो फॉर्मूला है उससे सवाल पूछ सकता है, ठीक है। या न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस से पॉलिनोमियल निकालने के लिए पूछ सकता है, ठीक है। तो इजी है, कम से कम नी भी तो 10 से 15 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल एनालिसिस के पेपर में मिलेंगे। और इजी टॉपिक है, थोड़ा सा बस कैलकुलेशन में ध्यान देना, आप इजीली इसे कर सकते हैं। मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलूँगा कि मैंने आपको इसको फिनिश कर दिया टॉपिक को, ठीक है। तो इसको आप ढंग से प्रिपेयर करना है, ठीक है। फिर भी कोई डाउट होगा तो मैंने आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, ठीक है। आप उस पर आप कभी भी आप फ़ोन तो मत करना, मतलब व्हाट्सअप करके आप कभी भी, जैसे ही मैं आपको फ्री मिलूँगा तो मैं आपको सॉल्यूशन उसका देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा ग्रुप थ्योरी का आएगा नेक्स्ट क्लास में, जब भी आएगा कल या परसों में, ठीक है। तो आप ग्रुप थ्योरी को भी अच्छे से पढ़ें, ग्रुप थ्योरी भी अच्छे सवाल मतलब बनेंगे उसके, ठीक है। और उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है आप लोगों को, ठीक है। ग्रुप थ्योरी का कंसेप्ट जो है इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। आप इस चैनल को प्लीज़ अपने दोस्तों पे इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब जी भी कराओ, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छा आएगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी कि सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, है ना। तो अभी मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप इस मेरे को थोड़ा सा सब्सक्राइब कराएं मेरे चैनल को, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को जो भी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं, मतलब सबकी मदद होनी चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए हम इतने रखते हैं। थैंक यू।